उत्तर वैदिक काल बदलाव का दौर था। राज्य विस्तृत हो रहे थे, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं टकरा रही थीं और समाज में गहरे परिवर्तन आ रहे थे। राजा, पुरोहित और योद्धा सभी सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन इस राजनीतिक बदलाव के साथ साथ एक और गहरा आंदोलन चल रहा था। वैदिक कर्मकांडों के वर्चस्व पर सवाल उठने लगे थे और नए विचार जन्म ले रहे थे। इसी मंथन से आगे चलकर बौद्ध और जैन दर्शन जैसी विचारधाराएं विकसित होने वाली थीं, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य को नई दिशा दी। गंगा और यमुना के किनारे कुरु, पंचाल, कौशल, काशी और कई अन्य शक्तिशाली जनपद उभर रहे थे। ये केवल भूमि के टुकड़े नहीं थे, बल्कि सत्ता और प्रभाव के केंद्र थे। हर जनपद का एक राजा होता था, जो शासन और सैन्य शक्ति का नेतृत्व करता था। राजा अक्सर अपने परिवार की परंपरा के अनुसार चुने जाते थे, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी सेना की शक्ति और प्रभावशाली लोगों व पुरोहितों के समर्थन पर निर्भर करती थी। कुछ शासकों ने अपनी सत्ता को वैध ठहराने के लिए राजसूय और अश्वमेध यज्ञ जैसे विशाल अनुष्ठानों का सहारा लिया, तो कुछ ने कूटनीतिक गठबंधनों और विजयों से अपनी स्थिति मजबूत की। लेकिन एक राजा की सत्ता उतनी ही वैध थी जितनी कि ब्राह्मणों द्वारा दी गई धार्मिक मान्यता। इस कारण धर्म और शासन का एक जटिल समीकरण बन गया, जहां सत्ता और आस्था आपस में गहराई से जुड़े हुए थे। वर्तमान हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित कुरु जनपद उत्तर वैदिक काल के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। इसने वैदिक परंपराओं और राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ब्राह्मणों का संरक्षण किया, वेदों के अध्ययन को बढ़ावा दिया और विशाल राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञों का आयोजन कर अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। लेकिन सत्ता स्थायी नहीं होती। पूरब में वर्तमान रोहिलखंड में स्थित पंचाल जनपद धीरे धीरे उठ रहा था। पंचालों ने केवल वैदिक परंपराओं को ही नहीं अपनाया, बल्कि दर्शन और ज्ञान को भी बढ़ावा दिया। यही वह भूमि थी जहां उपनिषदों का जन्म हुआ, विचारों की वह क्रांति जिसने भारतीय आध्यात्मिक और बौद्धिक परंपराओं को नया स्वरूप दिया। कुरु और पंचालों के बीच सत्ता संघर्ष बढ़ता गया और अंततः पंचालों ने विजय प्राप्त की। उपनिषदों के ज्ञान और बौद्धिक परंपरा को बढ़ावा देकर यह क्षेत्र भारतीय राजनीति और दर्शन का केंद्र बन गया। कुरु और पंचालों के अलावा दो अन्य महाजनपद भी उभर रहे थे, कौशल और काशी। ये दोनों राज्य गंगा के उपजाऊ मैदानों में बसे हुए थे और लंबे समय से व्यापार और संस्कृति के केंद्र थे। शुरू में कौशल और काशी ने गठबंधन और आर्थिक लेन देन के माध्यम से सह अस्तित्व बनाए रखा, लेकिन जैसे जैसे कौशल की शक्ति बढ़ी, व्यापार मार्गों और धार्मिक प्रभाव पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष होने लगे। इन जनपदों के बीच सत्ता संघर्ष लगातार चलता रहा, लेकिन अंततः कौशल ने काशी को अपने राज्य में मिला लिया। इस विजय से कौशल उत्तर भारत की एक प्रमुख शक्ति बन गया और इसके प्रभाव को और विस्तार मिला। इस काल में समाज में बड़े बदलाव आ रहे थे। वर्ण व्यवस्था, जिसमें लोगों को उनके काम के आधार पर 4 समूहों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा जाता था, अब पहले से अधिक स्थायी रूप लेने लगी। जन्म के आधार पर सामाजिक भूमिकाएं तय होने लगी, जिससे अलग अलग वर्गों के बीच भेदभाव भी बढ़ा। कुछ लोगों ने इसे परंपरा के रूप में स्वीकार किया, जबकि कुछ के भीतर इसे लेकर असंतोष भी पनपने लगा। समय के साथ इसी सामाजिक परिवर्तन ने नए विचारों और धार्मिक सुधारों को जन्म दिया, जो भविष्य में समाज को एक नई दिशा देने वाले थे। इसी दौरान क्षत्रियों और ब्राह्मणों के बीच भी एक नया संघर्ष उभरने लगा। क्षत्रिय राजा अपने निर्णयों में ब्राह्मणों की दखलंदाजी से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने शासन की वैधता के लिए ब्राह्मणों की स्वीकृति की आवश्यकता थी। इस कारण धर्म और सत्ता के बीच एक नाजुक संतुलन बना रहा। आर्थिक रूप से इस काल में व्यापार मार्ग विस्तृत हो रहे थे, कृषि का विस्तार जारी था और नगर बसने लगे थे। इन गतिविधियों ने आगे चलकर भारत में शहरीकरण और आर्थिक ढांचे की नींव रखी। समय बीतता गया, जनपद अब महाजनपदों में बदल गए थे। राजाओं, पुरोहितों और समाज के बीच एक संतुलन स्थापित हो गया था।
लेकिन जैसे जैसे महाजनपदों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और राजा एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने लगे, एक अदृश्य परिवर्तन आकार लेने लगा। एक नई वैचारिक क्रांति जन्म ले रही थी। कुछ चिंतक और साधक कर्मकांडों के बढ़ते बोझ और जाति व्यवस्था को चुनौती देने लगे। यही वह काल था जब बौद्ध और जैन धर्म के बीज बोए गए। विचारों की वे क्रांतियां जिन्होंने भारतीय संस्कृति और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया।